नमस्ते दोस्तों। आज के दौर में टेलीकॉम सेक्टर में जो कंपनी रूल कर रही है वो है जियो। लेकिन जियो की अगर हम बात करते हैं तो आपको उस दौर में जाना पड़ेगा जब 2014-2015 में जियो के आने से पहले जो कंपनियां रूल कर रही थी वो थी एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, बीएसएनएल और एयरसेल। सबसे पहले हम बात करते हैं एयरसेल के बारे में, क्योंकि एयरसेल उस वक्त एक ऐसी कंपनी थी, ना वो गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही थी ना किसी ग्रुप के अंडर में। इसके पीछे बस एक ही शख्स था जिसने एयरसेल को खड़ा किया और साथ ही साथ एयरटेल को डुबोया भी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसने ऐसा किया कैसे? उस वक्त एयरटेल, आइडिया, डोकोमो को पीछे करके एयरसेल आगे तो गई, लेकिन सवाल ये भी उठता है आखिर वो कौन सी वजह थी कि एयरसेल पूरी तरह से खत्म हो गई? क्या इसके पीछे जियो रिस्पॉन्सिबल है, या कंपनी के पास सफिशिएंट मनी नहीं था, या कुछ और? ये सब हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एयरसेल की शुरुआत आखिर हुई कैसे। तो एयरसेल के पीछे जो है 1999 में शिवा शंकर के नाम के इस शख्स ने तमिलनाडु के कोलिवर नाम के एक जगह से शुरुआत की थी, जो कि इनका इंटरेस्ट पहले तो बहुत ही ज़्यादा आईटी, रिटेल और रियल एस्टेट में था। लेकिन 1990 की बात करें तो उस वक्त एक बेहतरीन क्रांति आई थी टेलीकॉम सेक्टर में, जब लोगों की मांग सेलफोन की तरफ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और साथ ही साथ ग्लोबल पॉलिसी को गवर्नमेंट लेके आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि टेलीकॉम सेक्टर में भी प्राइवेट कंपनियों की एंट्री होने वाली है। तो शिवा शंकरन जी को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखी। उनको ये पता था कि अगर लोगों के बीच में सेलफोन की मांग है तो सिम कार्ड की मांग तो होगी ही। इस तरीके से होती है एयरसेल की टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री। सबसे पहले उन्होंने इसकी शुरुआत तमिलनाडु से की, जहां उन्होंने फाइबर ऑप्टिकल केबल और बेस स्टेशन को सेटअप किया, जो एक रिलायबल नेटवर्क प्रोवाइड करती लोगों को। उनका उस वक्त का मेन मोटो ये था कि एक रिलायबल नेटवर्क को बिल्ड किया जाए जिससे कि सब्सक्राइबर बेस को अट्रैक्ट किया जाए। और ये उस वक्त बहुत ही ज़्यादा सफल हो पाए थे इसमें, क्योंकि रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से एक रिलायबल नेटवर्क प्रोवाइड किया जा रहा था और साथ ही साथ हाई क्वालिटी। लगभग 5 साल में ही उन्होंने पूरे तमिलनाडु को एक रिलायबल नेटवर्क के साथ साथ हाई क्वालिटी प्रोवाइड कर दिया था। अब बारी थी उनकी दूसरे स्टेट में अपने आप को एक्सपेंड करने की। रीजनल प्लेयर से अब उन्हें नेशनल प्लेयर बनना था, तो इसकी शुरुआत उन्होंने आसाम, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, बिहार, झारखंड से की। यहाँ पे उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, जहाँ पे एयरसेल अपनी यूनिक सर्विस के लिए जाना जाता था, लोकलाइज्ड कंटेंट ऑफर करते थे, रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट देते थे और कई वैल्यू एडेड सर्विस भी प्रोवाइड करते थे। तभी वो जिस भी मार्केट में इंटर करते वहीं अपना तगड़ा कस्टमर बेस बना लेते। और सिर्फ इतना ही मत समझना, इन सब के अलावा भी कुछ रीजन्स है जिनकी वजह से एयरसेल इतना बड़ा प्लेयर बन पाया। तो जैसे जैसे इंडियन टेलीकॉम मार्केट इवॉल्व हुआ, वैसे वैसे एयरसेल ने भी न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। तो ये बात है लगभग 2003 के आसपास की, जब इंडिया में सिर्फ 2G इंटरनेट ही अवेलेबल, इसलिए एयरसेल ने टाइम से पहले ही जीपीआरएस और एज को अडॉप्ट कर लिया था। अब आप ये सोचेंगे कि इन दोनों का काम क्या है। तो देखो, अगर आपने 2G इंटरनेट यूज किया है तो आपको पता होगा कि पहले टावर सिग्नल के साथ जी या ई आपको दिखाई देता था। थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखो, फ़ोन पे वायरलेस इंटरनेट चलाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे कि जीपीआरएस, एज, एचएसडीपीए, एचएसपीए प्लस और एलटीई जीपीआरएस और एज का मैंने बता दिया है। ये 2G को सपोर्ट करता है। इसमें हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड 384 केबीपीएस तक की होती है। इस टेक्नोलॉजी को आप वॉइस कॉल के साथ इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, इसलिए आपको शायद याद होगा कि पहले के टाइम में हमें इंटरनेट यूज करने के लिए कॉल को कट करना पड़ता था। इसके बाद आते हैं एच एस डी पी ए और एस एच पी ए प्लस पे। ये दोनों 3G नेटवर्क हैं। अगर हम इसके आइकॉन की बात करें तो एच आइकॉन आपको शो होता है। साथ ही साथ इसकी स्पीड की बात करें तो 14 MB पर सेकेंड आपको देखने को मिलता है, जो कि 3G नेटवर्क है। एच एस पी ए प्लस की बात करें तो ये भी 3G नेटवर्क है। इसके साथ आपको 160 MB पर सेकेंड की स्पीड मिलती है, जो कि एच प्लस आइकॉन शो होता है। जो लेटेस्ट उस वक्त की थी वो थी लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जो कि एक 4G नेटवर्क है, जिसकी स्पीड की बात करें तो 300 MB पर सेकेंड आपको देखने को मिलती है। अगर हम एयरसेल की बात करें तो समय के साथ उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपडेट कर लिया था। उन्होंने एक साथ ही अपने नेटवर्क में 2G, 3G
और 4G को एडॉप्ट करके एक बेहतरीन नेटवर्क प्रोवाइड लोगों तक किया था, जिससे कि एक बेहतरीन इंटरनेट एक्सपीरियंस लोगों के बीच देखने को मिल रहा था। और ये थी वो सक्सेस जो कि एयरटेल को बहुत ही जल्द मिली थी। इसको देखते हुए मलेशिया की एक कंपनी मैक्सिस कम्युनिकेशन ने इनके 74 शेयर्स खरीद लिए। इस पार्टनरशिप की वजह से एयरसेल के फाइनेंशियल रिसोर्स और टेक्निकल एक्सपर्टीज दोनों एक साथ मिलने की वजह से, कोलैबोरेशन की वजह से बहुत फायदा हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे, अरे वाह, एयरसेल को बहुत ही कम टाइम में उन ऊंचाइयों तक पहुंचने को मिल गया था, लेकिन इसके पीछे जो बहुत सारी ऐसी बातें थी वो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। उस वक्त जो एयरटेल को सबसे ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा था वो था स्पेक्ट्रम, स्कर्सिटी और कॉस्टली ऑक्शन। पहले ये समझते हैं कि ये स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो देखो, स्पेक्ट्रम उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं जिससे हम एयर के थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। यानी कंपनी के टावर से जो इंटरनेट वायरलेस हमारे मोबाइल फ़ोन तक पहुंच पाता है, उसकी जिम्मेदारी स्पेक्ट्रम की होती है। और यह स्पेक्ट्रम का मिलना इतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि हर मोबाइल कंपनी उसके लिए लाइन में लगी होती है। और वैसे भी इंडिया में कॉमर्शियल स्पेक्ट्रम पहले ही बहुत कम है। ऐसे में कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगा के स्पेक्ट्रम को बाय करना पड़ता है। और एयरसेल ने भी ऐसा ही किया। साल 2010 में एयरसेल ने 665 बिलियन स्पेंड किए आंध्र प्रदेश, आसाम, पंजाब और उड़ीसा जैसे 13 स्टेट्स के लिए स्पेक्ट्रम के लिए। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ा चैलेंज था कंपटीशन एंड प्राइसिंग। देखो, एक बात तो हमें पता है कि इंडिया में हर सेक्टर में कंपटीशन है, तो जाहिर सी बात है कि टेलीकॉम सेक्टर में भी हाल ऐसा ही है और सभी बड़े प्लेयर्स इस मार्केट के लिए, शेयर के लिए compete कर रहे हैं। अब कंपनीज को यह अच्छी तरह पता होता है कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और अगर मार्केट का शेयर चाहिए तो compete सिर्फ प्राइस से ही कर सकते हैं। इसलिए एयरटेल GPRS.com करना, तो इस तरीके से बाकी प्लेयर्स की तरह एयरसेल को भी टैरिफ प्लान में चेंजिंग करना होता था। अब जो नेक्स्ट चैलेंज था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क मैनेजमेंट। अब नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना और साथ ही साथ हमेशा उसे मेंटेन करने के लिए नेटवर्क के डिमांड और बिजनेस के डिमांड के अनुसार हमेशा नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए उसे स्केल और साथ ही साथ इम्प्रूव करना पड़ता था। फिर जितने ज़्यादा यूजर्स होते हैं उतना ज़्यादा डाटा सिक्योरिटी के लिए भी ये करना पड़ता है। और अर्बन एरियाज़ में यह करना ईजी है क्योंकि यहाँ कस्टमर बेस भी बहुत बड़ा होता है और रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज़ भी मिल जाती है। बट रूरल एरियाज़ में यह काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। यहाँ अर्बन एरियाज़ में इतना फास्ट इंटरनेट सर्विस अवेलेबल है, वहाँ कुछ रूरल एरियाज़ में तो इंटरनेट ठीक से पहुँच भी नहीं पाता है। इसका कारण रिमोट एरियाज में तगड़े नेटवर्क्स इसलिए नहीं बिल्ड हो पाते हैं क्योंकि वहाँ बिल्डिंग और मेंटेनिंग दोनों में ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है और कंपनीज की यह करना पड़ता है क्योंकि अर्बन एरियाज में तो लोगों के पास और भी बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है, जिसके कारण वो बहुत ही जल्दी दूसरी ऑपरेटर्स की तरह स्विच हो जाते हैं। पर रूरल एरियाज में तो ज़्यादा ऑप्शंस ही नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ लोग एक कंपनी के साथ सालों साल तक टिके रहते हैं। तभी तो हर टेलीकॉम कंपनी के लिए यह बहुत ही कुशल हो जाता है कि रूरल और अर्बन दोनों ही एरिया में अपना नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे। तो यह तो मेजर चैलेंज है जो एयरसेल ने फेस किए। अब चैलेंज तो फिर भी ठीक है, मुश्किल तो तब हो गई जब चैलेंज की जगह प्रॉब्लम्स आने लगी। तो चलो देखते हैं कि वह कौन सी प्रॉब्लम्स होती थी जिनकी वजह से एयरसेल पूरी तरह से खत्म हो गई। बात है 2008 की, जब टेलीकॉम कंपनीज को 2G स्पेक्ट्रम के लिए लाइसेंस इशू किए जा रहे थे। उस साल सिर्फ प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को करीब 122 लाइसेंस दिए गए थे। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक था, पर अगले ही साल एक लिस्ट आया। साल 2009 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने CBI को यह स्पेक्ट्रम लाइसेंस का मामला इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि लाइसेंस इलीगल तरीके से दिए गए हैं। असल में कोई ऑक्शन हुआ ही नहीं था, जो टॉप प्लेयर्स थे सिर्फ उन्हीं को लाइसेंस दिए गए थे और एयरसेल भी उन्हीं में से एक था। यह पूरे घपले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे यानी 122 टेलीकॉम लाइसेंस कैंसिल कर दिए। अब कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, स्पेशली एयरसेल की, क्योंकि एयरसेल और पैसे देने जा चुके थे। हालत इतनी बुरी थी कि दोबारा लाइसेंस लेने के लिए कंपनी को भारी डेट लेना पड़ा और उस दिन से कंपनी के प्रॉफिट्स निकालना बंद हो गए। एयरसेल को यह समझ आ चुका था कि अब वह बहुत तेजी से नीचे जाने वाला है, इसलिए उन्होंने हाथ पैर मारने के स्टार्ट कर दिए। एयरसेल अब किसी और कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहती थी। उस टाइम उनके पास 89 मिलियन सब्सक्राइबर और करीब 40,000 टावर्स थे, पर
और कंपनी की सिचुएशन इतनी खराब थी कि कोई मर्ज होने के लिए रेडी ही नहीं हो पा रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार रिलायंस रिलायंस कंपनी उस वक्त एक टेलीकॉम कंपनी थी, मर्ज होने के लिए तैयार हो जाती है। रिलायंस को ये लगता है कि वो खुद लॉस में है, तो रिलायंस अगर एयरसेल के साथ मिल जाती है तो उनके टावर्स के साथ साथ उन्हें उनकी सब्सक्राइबर्स भी मिल जाएंगे, जिससे कि वो दोनों मिलके प्रॉफिट कमा पाएंगे। इसके बाद भी लॉस होता ही जाता है, क्योंकि इससे कोई फायदा ना मिलने की वजह से 2017 में दोनों के बीच जो करार किया जाता है वो टूट जाता है। उसी वक्त टेलीकॉम कंपनी में उदय होता है बाहुबली अनिल अंबानी के भाई मुकेश अंबानी का, जो एक ऐसे प्राइस सेगमेंट के साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री लेते हैं जिसके बाद सभी ने सोच लिया होता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड प्राइस की वजह से वो बाकी जितने सारे टेलीकॉम सेक्टर्स के प्लेयर हैं सभी नस्तो नाबूद हो जाते हैं। जहाँ पे 3G 1 GB का कॉस्ट 200 पे करना होता था, वहीं पे जियो ने एक ऐसा प्लान लाया जहां पे अनलिमिटेड आपको मिलता मात्र 200, या आप कह सकते थे फ्री कॉस्ट। तो एयरसेल के लिए अब ये बहुत बड़ा सरदर्द बन गया था, क्योंकि अब लोग जो है एयरसेल को फुल्ली तरीके से नकार रहे थे, और साथ ही साथ इसके वजह से जो एयरसेल का सब्सक्राइबर बेस था वो धीरे धीरे शिफ्ट होके जियो और अदर टेलीकॉम जो प्लेयर्स थे उनकी तरफ होना स्टार्ट हो गया। बाकी रहा सहा कसर मैक्सिस के साथ मनमुटाव ने पूरा कर दिया था। अब सिर्फ शंकरन ये चाहते थे कि नेक्स्ट किया जाए, तो उन्हें एक ऑफर मिलता है रशियन कंपनी के द्वारा 8 बिलियन का अपने बिजनेस को बेचने का। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये होता है कि गवर्नमेंट टेलीकॉम सेक्टर के मिनिस्टर के जरिए ये कहा जाता है कि आप केवल मैक्सिस को ही उनके द्वारा बताए गए प्राइस पे ही बेच सकते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से वो डील नहीं हो पाती है, और फाइनली होता ये है कि मैक्सिस उनके सारे शेयर्स को टेक ओवर कर लेते हैं। तो यहीं पे नौबत आ जाती है बिजनेस को खत्म करने की, और एयरसेल ने फाइल किया 2018 में जनवरी में बैंकरप्सी की, और इसके साथ ही गवर्नमेंट इसके सारे एसेट्स और प्रॉपर्टीज को सीज कर लेती है, क्योंकि क्रेडिटर और बाकी इन्वेस्टर के लिए कोई सॉल्यूशन निकल पाए। तो ये जो है एयरसेल की खात्मे की कहानी बन जाती है, और यहाँ खत्म हो जाता है एयरसेल की जर्नी। पर इससे बाकी के टेलीकॉम सेक्टर को एक सीख मिलती है कि जैसे एयरसेल ने एवोल्यूशन लाया था टेलीकॉम सेक्टर में, वो आज भी वैसे स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं जो एयरसेल ने अपने शुरुआती दिनों में लेके बाकी के तमिलनाडु से शुरू हुए एक रीजनल से नेशनल प्लेयर बनने की कहानी को किया था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और साथ में कमेंट में आप कोई मुझे सुझाव भी